हेलो दोस्तों, तो ये पॉलिटी का विजन आईएएस का आपका टेस्ट पेपर है प्रीलिम्स 2026 के लिए। तो आइए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सरकार के स्वरूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, एकात्मक सरकार में उपराष्ट्रीय इकाइयाँ अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है, क्योंकि एकात्मक सरकार में जो उपराष्ट्रीय इकाइयाँ हैं या जिनको प्रांत कहते हैं, वह अपनी जो शक्तियाँ हैं वह सीधे संघीय सरकार से प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा है, संघीय सरकार में शक्तियों का वितरण संविधान द्वारा किया जाता है और उन्हें केंद्र द्वारा अकेले परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट तो आपका सही है, क्योंकि इसमें शक्तियों का विभाजन होता है और संघीय और प्रांतीय सरकारें इनको अपनी क्षेत्राधिकार में इन शक्तियों का प्रयोग करती है और कोई भी जो सरकार है वह इनको अकेले नहीं बदल सकती है। बड़े प्रावधानों की बात हो रही है। तीसरा स्टेटमेंट है, प्राधिकार की दृष्टि से अर्थात अथॉरिटी की दृष्टि से एक परिसंघ संघ से अधिक शक्तिशाली होता है। ये आपका जो है गलत है, क्योंकि प्राधिकार की दृष्टि से जो एक परिसंघ है संघ से कमज़ोर होता है, ना कि शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो हमने देखा पहला गलत है, तो अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो पहला ए गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा और तीसरा भी हमारा गलत है, तो डी गलत होगा। आपका उत्तर आएगा बी, तो बी इसमें सही है। अगला दूसरा कह रहा है, दोहरे दंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। ये गलत स्टेटमेंट है। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल कौन सा है, 20 क्लॉज 3 जो है वह दोहरे दंड अर्थात डबल जियोपार्डी से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, दोहरा दंड एक प्रक्रियात्मक बचाव है जो किसी अभियुक्त व्यक्ति को एक ही आरोप पर दोबारा मुकदमा चलाने से रोकता है। ये स्टेटमेंट सही है। दोहरे दंड का अर्थ ही ये होता है कि एक जो अभियुक्त है, अगर उसको एक मामले में एक बार सज़ा हो गई है तो उसी मामले में उस पर दोबारा कोई मुकदमा ना चलाया जाए। तो उससे जो संरक्षण है वह आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका बी सही होगा, केवल 2। तीसरा प्रश्न, विशेष अनुमति याचिका, इसको कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, पर सुनवाई करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है ए, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित एक परंपरागत साधन है और इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये तो एकदम गलत है। इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 136 में है, इसका वर्णन किया गया है। बी, जघन्य अपराधों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के लिए विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करना अनिवार्य है। तो जो SLP है, स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है, ये एक विवेकाधीन शक्ति है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो जब विवेकाधीन शक्ति है तो उस पर कोई अनिवार्यता की शर्त नहीं आरोपित होती है। तो मामला चाहे किसी भी प्रकार का हो, ये सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किस फैसले पर कौन सी सुनवाई करेगा या नहीं करेगा। तो बी भी आपका गलत है। सी देखते हैं, इसका उपयोग सशस्त्र बलों से संबंधित जो मामले इसका उपयोग सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी कानून के तहत गठित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध किया जा सकता है। ये भी गलत है। आर्टिकल जो 136 है, क्लॉज 2 है उसका, ठीक है, उसमें ये चीज़ साफ साफ लिखी हुई है कि जो विशेष अनुमति याचिका का जो उपयोग है सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी कानून के तहत गठित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। स्पेशल लीव पिटीशन का यूज सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों में नहीं होता है। और डी जो आपका है ये सही होगा, स्वाभाविक सी बात है। SLP दायर करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा होती है जिसके भीतर याचिका दाखिल करनी होती है। ठीक है, तो इसमें 60 और 90 दिन का समय है। अगर हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध SLP दायर करनी है तो उसका जो सामान्य समय है आपका 60 दिन तय किया गया है और अन्य मामलों में इसमें 90 दिन का वक्त दिया गया है। तो हमने 3 प्रश्न किए।
अब अगला प्रश्न करते हैं। ये करंट अफेयर का आपका प्रश्न है। चौथा, हाल ही में सुर्खियों में रहे पद गोस्तानी, उप्पुटेरू और वशिष्ठ ये क्या हैं? जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए। आंध्र प्रदेश की ये नदियाँ हैं जो काफ़ी प्रदूषित हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में थी, जिसके कारण प्रदूषित नदियों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो ये चौथा आपका हो गया। पाँचवा, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं दर्शाती हैं कि भारत एक गणतंत्र है? गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जो उस देश का जो हेड ऑफ द स्टेट है वह एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, पहली चीज़ तो। ठीक है, और जो वह व्यक्ति होगा, वह जो पद पर रहेगा, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट में, वह कोई भी वंशानुगत पद नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई एक व्यक्ति है फिर उसका बेटा बने, फिर उसका बेटा बने शासक, ऐसा नहीं होना चाहिए। गणतंत्र का अर्थ है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्ट होके आए। ठीक है, तो आप मेरे विश्लेषण से आप समझ गए होंगे कि इसका जो पहला और दूसरा सही है। राष्ट्रपति राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है, क्योंकि ये भारत के संदर्भ में बात है, तो यहाँ राष्ट्रपति जो है हेड ऑफ द स्टेट होता है भारत का, वह चुन के आता है। ठीक है, अब चाहे वह प्रत्यक्ष आए या अप्रत्यक्ष आए, पर चुनकर आता है, इसलिए ये निर्वाचित प्रमुख कहलाता है। और हम जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का जो पद है कोई वंशानुगत पद तो होता नहीं है। इसके पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, अब वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो ये कोई वंशानुगत वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तीसरा, मूल कर्तव्य संविधान में निहित है, ये गलत है आपका, क्योंकि ये जो है नागरिक उत्तरदायित्व से संबंधित है, ना कि गणतांत्रिक से संबंधित है। और चौथा है, नियमित चुनाव कराए जाते हैं। नियमित चुनाव जो है यह लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है, ना कि गणतंत्र की। तो आप जान सकते हैं पहला और दूसरा इसका आपका सही होगा, केवल 1 और 2 बी ऑप्शन। अगला छठा है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित के अनुसरण में की गई है। तो आप जान सकते हैं कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल 39 क्लॉज बी और सी में ये जो है न्याय देने की बात की गई है। ठीक है, और उसी के तहत नालसा अधिनियम की स्थापना भी की गई थी 1987 में, तो उसी के थ्रू जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना इसी के द्वारा की गई है। तो उसका जो अनुसरण है वह नीति निर्देशक तत्वों में है, आर्टिकल विशेष रूप से 39 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने 6 प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हों और अच्छे लगे हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और